ओके स्टूडेंट, तो हम अपनी अगली यूनिट आज स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 में ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे अब पहले मैग्नेटिक सर्किट हमारे सिलेबस में था, लेकिन थोड़ी सी हमें जानकारी मैग्नेटिक फील्ड की लेंगे, तब स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ होती है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है। सबसे पहली चीज़ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और दूसरी चीज जिसकी जरूरत पड़ने पड़ेगी फैराडेज लॉ ऑफ आप लोगों ने ये दोनों चीजें पढ़ी होंगी इंटरमीडिएट में। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अगर मैं मैग्नेट की बात करूं तो मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के पास अगर हम कोई आयरन का पीस लेके आते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब अगर डिटेल में चाहिए होगा तो मैं मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन एक थोड़ा सा मैं पॉइंट उठा रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड कितने तरीके से जनरेट हो सकती है। या तो हम कोई मैग्नेट ले आए जिसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। हम लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अपने सिलेबस में भी 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल दिए हैं, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये तीनों के तीनों जो मैग्नेटिक मटेरियल है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, कुछ मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो इन तीनों मटेरियल की प्रॉपर्टी नोट्स में दी गई है जो आपको देख लेनी है। लेकिन हम यहाँ पर पैरा, डाई और फेरो की प्रॉपर्टी डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा कैसे करनी है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड कितने तरीके से डेवलप हो सकती है। तो या तो कोई परमानेंट मैग्नेट ले आए, परमानेंट मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट ले आए, जैसे हम लोग सोलेनॉइड में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? सोलेनॉइड में। तो हमारे जो यूज की चीज है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। मान लीजिए ये इतना लेकर चले क्या कि अगर हम किसी भी कॉइल को लेंगे और राउंड कर दें, सोलेनॉइड टाइप का बना लें, जो इंटरमीडिएट में पढ़ा था। अगर मैं इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराऊंगा तो यहां पर इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। या एक परमानेंट मैग्नेट लेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाते हैं। यहां पर भी ऐसे होगा लाइक दैट। जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोल देंगे और इसको साउथ पोल बोलते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझना है। डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं। जितना पार्ट हम लोग यहां पर कवर कर रहे हैं जो कि हमें ट्रांसफार्मर में यूज करना है, अदरवाइज मैग्नेटिक सर्किट अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर हमें जितनी जरूरत है उतना पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बड़े गौर से और सिंपल तरीके से देखना है। सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, कैसे डेवलप होती है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। क्या समझना है कि या तो हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर दें या एक परमानेंट मैग्नेट यूज कर दें, दोनों कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं या जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उन सारी मशीनों में हम लोग क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, जबकि परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब फ्लक्स, या इसको फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, और फाई इक्वल टू क्या हो जाता है अगर हमें जरूरत पड़ती है? फाई इक्वल टू बी अपॉन ए। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना क्या आप सीख गए? गौर से समझना, ये वो पार्ट है जो हमारे ट्रांसफार्मर में यूज होने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं किसी भी इस तरह की कॉइल में करंट फ्लो करा दूंगा तो इस कॉइल के कारण ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगी। इस कॉइल के कारण इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम करंट से कम ज्यादा कर सकते हैं।
अगर मैं यहाँ पर तुमसे पूछूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, एक फार्मूला फाई इक्वल टू NI/S होता है, इसको मैं डिटेल में अभी देखने की जरूरत नहीं। देखो S रिलक्टेंस ऑफ द सर्किट, और इतनी चीज हम लोगों ने क्लियर की। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज कर रहा हूं तो उसका फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न पे, करंट पे, और जिस पाथ में ये फ्लक्स फ्लो कर रहा है उसकी रिलक्टेंस पे। बहुत डिटेल में हम रिलक्टेंस का यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, जितनी चीज की जरूरत है उतना डिस्कशन कर लिया। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। देखो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक यहीं से स्टार्ट करना है कि हमको इतनी चीज पता लग गई कि भैया मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से डेवलप हो सकती है। कैसे, या तो मैं इलेक्ट्रिक मैग्नेट यूज कर लूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, या परमानेंट मैग्नेट यूज कर लूं। दोनों अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ऐसे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड फैल जाएगी। ये चीज क्लियर होगी। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड कर रही है, NI और S पे। यहां पर तुम्हें इन सब चीजों को डिस्कस नहीं करना, निकालना नहीं, लेकिन हमें जरूरत पड़ने वाली है आगे कि भाई फ्लक्स कैसे निकलेगा, फ्लक्स का मतलब क्या है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ फ्लक्स बोल देंगे या बी बोल देंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। दोनों क्वांटिटी लगभग एक ही जैसी होती है, बस अपना अपना पर्पज है। तो मैग्नेटिक फील्ड में कई चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखना, हमें सिंपल तरीके से अपने टॉपिक को स्टार्ट करना है। तो कैसे, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हारे लिए मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से डेवलप हो सकती है, या तो मैं परमानेंट मैग्नेट यूज कर लूं या इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लूं। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहा हूं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं, करंट को कम ज्यादा करके, दैट्स इट। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से हो गई। अब जरा यहाँ पर दूसरी चीज पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अगर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप है, गौर से समझिएगा, मैं ज्यादा डायग्राम बनाने पे फोकस नहीं करूंगा। फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स या फाई में यहां पर निकला, ठीक है। इसकी यूनिट अगर तुम लिखना चाहो तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बी की यूनिट क्या होती है, वेबर। चलिए यहां पर देखो, तो अब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के बाद कौन कौन सी और प्रॉपर्टी आती है, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके चलना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। कि अगर मैं कोई कंडक्टर रख दूं या कॉइल रख दूं, गौर से समझना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 5। तो फैराडेज लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी कॉइल या कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो, अब कम ज्यादा कई तरीके से आ सकती है, वो भी आगे का मुद्दा है। तो अगर किसी भी कॉइल या कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो तो उस कॉइल या कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ, एंड दिस ईएमएफ इज गिवन बाय d∅dt। सबसे पहले से, यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर या कॉइल के क्रॉस फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उस कंडक्टर या कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। और वो कैसे निकालेंगे, E = d∅dt, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इधर क्लियर। इसके बाद एक लेंज लॉ था, उसने क्या बताया कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये उस चीज को अपोज करेगा जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, वेरिएबल फ्लक्स के कारण। तो हम E को अब क्या लिखते हैं एक्चुअली, E = d∅dt। मैं शॉर्ट डिस्कशन कर रहा हूं चीजों के बारे में, डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। यानी कि अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर ली और वो मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल या कंडक्टर से होके जा रही है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो उस कॉइल और कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अगर ये कॉइल है तो E का फार्मूला क्या हो जाता है, -N d∅dt। या तो ये होगा या ये होगा कॉइल के केस में, वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल। ये चीज गौर से देखिए। अब इसमें कई चीजें मुझे बतानी है। सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कैसे होगी। जितनी भी मशीनें हैं उन सब में हम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर मैंने यूज किया तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में मैं किसी कॉइल या कंडक्टर को रख दूं और मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा कराऊं, कई तरीके होते हैं कम ज्यादा करने के, वो एक अलग डिस्कशन का पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा करूं तो डेफिनेटली, अगर मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होगी तो डेफिनेटली इस कंडक्टर या इस कॉइल के क्रॉस जो फ्लक्स है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कम ज्यादा होगा।
तो अगर किसी भी कॉइल या कंडक्टर के क्रॉस फ्लक्स कम ज्यादा हो तो उस कॉइल या कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों हो जाएगा ये नहीं डिस्कस करना, ये फैराडे ने लॉ दिया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर या कॉइल के क्रॉस कम ज्यादा या चेंज हो, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई कंडक्टर या कॉइल रख दें तो उस कॉइल या कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। यहां से आगे पढ़ना है, क्यों होता है ये हमें डिस्कस नहीं करना। इज इट क्लियर? उसके भी कारण है, जब चाहोगे तो उस डेरिवेशन में हम देख लेंगे। तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, लेकिन देखना जरा इस ईएमएफ की कंपलसरी कंडीशन क्या है, कब ये इंड्यूस होगा। अगर मैं किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो क्या उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, अब चेंज या तो मैं कंडक्टर को घुमाऊं, कई चीजें तुमने पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ छोटा सा मुद्दा लेके चलेंगे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इस कॉइल या कंडक्टर में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, स्टेज नहीं रखते होंगे। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब कम ज्यादा, तो डेफिनेटली इन दोनों के अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। इसका मतलब आपको ट्रांसफार्मर पढ़ते समय इस लॉ को बहुत अच्छे से अपने मन में रख लेना है। क्या लॉ कह रहा है कि कहीं पर भी कोई कंडक्टिंग मटेरियल है और उसके क्रॉस फ्लक्स फ्लो कर रहा, अगर वो फ्लक्स वेरिएबल है, अगर फ्लक्स क्या है, वेरिएबल, तो उस कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। और अगर फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट, तो कंडक्टर में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर मुद्दा क्या है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कॉइल या कंडक्टर के क्रॉस क्या होने लगे, चेंज होने लगे, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर चेंज नहीं हो रही तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब यहां फिर से अपने मुद्दे पे आते हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देखो जरा, अगर मैं यहां पर डीसी सप्लाई दे दूं, अगर मैंने यहां पर डीसी सप्लाई दी तो फ्लक्स भी कैसा हो गया, डीसी, मतलब कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट फ्लक्स में मैंने कॉइल या कंडक्टर को रखा तो यहां पर कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है। अच्छा, अगर मैं यहां पर एसी सप्लाई दे दूं, ठीक है, तो अगर मैं एसी सप्लाई दूंगा तो फ्लक्स कैसा आएगा, क्योंकि करंट कम ज्यादा होगा, और अगर करंट कम ज्यादा हो रहा है तो फ्लक्स भी कम ज्यादा होगा। यानी कि यहां पर कैसा फ्लक्स सेटअप हो जाएगा, अगर वेरिएबल फ्लक्स सेटअप हो गया तो तुरंत क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस। गौर से देखिए सारी चीज, ये दोनों तीनों चीजें कंटिन्यूअसली ट्रांसफार्मर में यूज होने वाली है। सबसे पहली चीज, गौर से मैंने दोनों पार्ट लिखा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर भी लिख दूं इच इंड्यूस्ड, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डीसी है तो नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर या कॉइल रख दूं और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इन दोनों के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, चेंज तो होगी नहीं, तो इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कैसे होगी, हम यहां पर एसी सप्लाई दे दें। अगर एसी सप्लाई दे देंगे तो करंट कंटीन्यूअसली, क्योंकि एसी क्या होता है, कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा होता है, तो अगर करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा। तो अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स कम ज्यादा होगा, तो इन कंडक्टर के क्रॉस भी फ्लक्स क्या होगा, कम ज्यादा। और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा किसी भी कॉइल या कंडक्टर में, तुरंत इनमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। निकालेंगे कैसे, डी∅dt। माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उस चीज को अपोज कर रहेगा जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है। दोनों चीजें अच्छे से ध्यान रखनी। सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होगी, अगर मैं किसी भी कॉइल में क्या फ्लो करा दूं, करंट, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। या मैं क्या यूज करूं, परमानेंट मैग्नेट। जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, ट्रांसफार्मर, मोटर, उन सब में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारी डेवलप होगी, उस डेवलप की गई मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं किसको रख दूं, किसी भी कॉइल या कंडक्टर को रख दूं, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, कम ज्यादा हो रही है, तो उन कॉइल या कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो अगर सप्लाई डीसी है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी डीसी होगी, और अगर सप्लाई एसी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एसी होगी। और एसी में मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो रहा। तो अगर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में किसी कॉइल व कंडक्टर को रख दूं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन डीसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। दैट्स इट। इसके बाद हम ट्रांसफार्मर स्टार्ट करें। दैट क्लियर हो? चलिए, अब मैं जनरल सर्किट इसके बाद बताऊंगा, फिर ट्रांसफार्मर में आऊंगा।
दोनों लॉ बहुत अच्छे से ध्यान रखने। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में बाद में आएंगे, पहले बेसिक सी चीज देखते हैं कि एक मैं सर्किट बना रहा हूं। सबसे पहले ये मन पड़ा, ठीक। जैसे मैंने बताया क्या क्या चीज होती है मैग्नेटिक फील्ड का, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने यहां पर करंट फ्लो कराया, यहां पर सप्लाई दी, तुरंत यहां पर क्या फ्लो करने लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड एयर में फ्लो कर सकती है, जबकि करंट एयर में फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन गौर से देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी मटेरियल के भी अंदर फ्लो कर सकती है और एयर में भी फ्लो कर सकती है। अगर मैं यहां पर गौर से देखूं तो इस मैग्नेटिक फील्ड के पास कोई रास्ता नहीं है एयर के अलावा, तो ये एयर में फ्लो करेगी। अगर मैं एक पाथ प्रोवाइड करा दूं, ये मैग्नेटिक सर्किट में हमें डिटेल में पढ़ना था, लेकिन ये देखो बॉस, अब मैंने क्या किया, ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है इसके पास दो रास्ते हैं। कैसा, एक तो ये एयर से होकर भी जा सकता है और दूसरा अब गौर से समझना थोड़ा सा, क्योंकि ये टॉपिक आगे यूज होता है। तो अगर मैं इस तरह का सर्किट बना रहा हूं तो इस कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फाई इक्वल टू NI अपॉन S। ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है ये एयर में भी जा सकती है और मटेरियल में भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि मान लो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड या टोटल फ्लक्स हमारा डेवलप हुआ 100%, तो हो सकता है 50% एयर में चला जाए और 50% मटेरियल में चला जाए। हमें कोशिश क्या करनी है, जो भी मशीनें हम बनाते हैं उनमें क्या कोशिश करते हैं कि ये इस तरीके का हम मटेरियल लें जिससे कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल से होकर जाए 90%, थोड़ी बहुत कहां पर चली जाए, एयर में। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड एयर में चली जाती है इसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। कौन सा बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। तो ये लीक कर गया, तो लीकेज फ्लक्स के अलावा जो फ्लक्स यहां पर चला जाता है वही मेन फ्लक्स कहलाता है। कौन सा फ्लक्स, सबसे पहली चीज इस सर्किट को बहुत अच्छे से समझना है तुम्हें ट्रांसफार्मर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर मैं ये रास्ता प्रोवाइड ना कराता, मैग्नेटिक सर्किट इसी को बोलते हैं, मैग्नेटिक सर्किट टॉपिक हुआ करता था, तो अगर इस कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है उसके लिए कोई रास्ता नहीं होता तो पूरी पूरी ऐसे जाती। डेवलप कितनी हुई है टोटल, तो जब भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है और मैं कोई रास्ता प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं तो पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड एयर में रहेगी। अगर मैं कोई एक क्लोज पाथ प्रोवाइड करा दूं फ्लक्स के लिए तो डेफिनेटली फ्लक्स एयर से भी होके जाएगा और उस पाथ से भी होके जाएगा। किससे कम जाएगा और किससे ज्यादा ये डिपेंड करेगा कि किसकी परमिबिलिटी ज्यादा है या किसकी रिलक्टेंस कम है। इधर क्लियर, वो हम डिस्कस यहां पर ज्यादा नहीं कर रहे। तो हम लोग ऐसा मटेरियल लेते हैं, ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं जिसकी परमिबिलिटी ज्यादा है या रिलक्टेंस बहुत कम है, तो 90% जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो मटेरियल में चला जाएगा, थोड़ा बहुत लीक कर जाएगा 10% के आसपास, उसको लीकेज फ्लक्स बोल देंगे। लेकिन जब हम यहां पर ट्रांसफार्मर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो हम ये लीकेज फ्लक्स बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। हम क्या डिस्कस करेंगे कि जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो सारा का सारा कहां जा रहा है, इस मटेरियल में। देखो गौर से, ये एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, मजबूरी है, अभी तो और एजम्पशन हम लोग लेंगे आगे चल के। तो ये चीज क्लियर होगी। तो ये इस तरह के मैग्नेटिक सर्किट हमें आगे पढ़ने हैं ट्रांसफार्मर में। अब इस मैग्नेटिक सर्किट की प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करके देखेंगे, यानी कि जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, इस मटेरियल, इस पाथ में। हाँ, कुछ एयर में जा रहा है लेकिन वो एयर का हमें डिस्कशन नहीं करना है। एज्यूम कर लिया कि जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है पूरा का पूरा कहां है, जो मटेरियल हमने लगाया उसी मटेरियल के अंदर फ्लो कर रहा है। इधर क्लियर होना, गौर से समझो इस चीज को। हाँ, कोई पूछ दे आगे चल, कोई पूछ देगा कि क्या पूरा है, नहीं, पूरा का पूरा कोशिश तो हमने की थी लेकिन पूरा फ्लो नहीं करेगा, कुछ लीक कर जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीकेज फ्लक्स, एयर में चला जाएगा। लेकिन नॉर्मली जब भी हम डिस्कस करेंगे तो बार बार ये लीकेज फ्लक्स का डिस्कशन यहां पर नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट हो गया। अब इस सर्किट को गौर से पढ़ते हैं कि सर्किट में क्या क्या होगा। जरा देखो, अगर मैंने यहां पर एसी सप्लाई दे दी, कौन सी सप्लाई दे दी, एसी, यहां पर करंट भी कैसा फ्लो करेगा, एसी। अगर एसी करंट फ्लो करेगा तो ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, देखो जरा, अगर करंट एसी है तो फ्लक्स भी क्या होगा, एसी। तो यहां पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कैसा होगा, अल्टरनेटिंग। तो हम अल्टरनेटिंग फ्लक्स की इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, फाई एम साइन ओमेगा टी। इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसी।
देखो गौर से, शॉर्ट में ही पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे ट्रांसफार्मर में काफी चीजें हट चुकी हैं, तो अभी मैं ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ विद एजम्पशन, लेकिन तुम्हें बड़ी आसानी से ये सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो सबसे पहले एक कॉइल लगे, कॉइल में अगर मैंने एसी सप्लाई दे दी तो एसी करंट फ्लो करेगा, इस एसी करंट को फ्लो करने के कारण यहाँ पर फ्लक्स भी कैसा हो जाएगा, अल्टरनेटिंग। अब गौर से देखो, ये फ्लक्स कहाँ फ्लो कर रहा है, इस पूरे मटेरियल में और इस पूरी कॉइल में। अब फैराडे लॉ क्या कहता है कि अगर कोई फ्लक्स किसी कॉइल से होकर जा रहा है और वो चेंज होने लगे, तो देखो इस कॉइल ने ही इस फ्लक्स को प्रोड्यूस किया, देखो इसी कॉइल ने इस फ्लक्स को प्रोड्यूस किया, लेकिन ये फ्लक्स है कैसा, वेरिएबल। तो अगर कोई वेरिएबल फ्लक्स किसी मटेरियल या कॉइल में फ्लो करने लगे तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। तो क्या होगा, ड्यू टू दिस वेरिएबल फ्लक्स इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और उस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, E = -n d∅ दैट्स इट। यही तुम्हारा बेसिक फंडा है इंड्यूस ईएमएफ का ट्रांसफार्मर। अभी ट्रांसफार्मर नहीं, अभी तो सिंपल मैग्नेटिक सर्किट है। कौन सा सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट। अच्छा गौर सुनो, क्या क्या होना है, ये ट्रांसफार्मर होना। हम लोगों ने एसी सप्लाई की तो करंट भी अल्टरनेटिंग। अब phi = NI/S, अगर करंट अल्टरनेटिंग है तो फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग होगा, तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स डेवलप हो गया इस पूरी कोर में, ठीक है। अब ये फ्लक्स इस पूरी कोर में भी फ्लो कर रहा है और हर नंबर ऑफ टर्न से होकर भी जा रहा है। हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी कॉइल के अक्रॉस फ्लक्स चेंज हो तो इस कॉइल ने इस फ्लक्स को प्रोड्यूस किया और इसी फ्लक्स ने इस कॉइल में क्या इंड्यूस कर दिया, ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। यहां पर हम उस टर्म का यूज नहीं करेंगे, तुम्हें सिंपल चीजों को लेकर चलना है। देखो अगर ये फ्लक्स वेरिएबल है तो ये फ्लक्स इस कॉइल से होकर जाएगा, और अगर इस कॉइल से होकर जाएगा तो इस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। क्या इस ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो E = -n d/dt, फाई को क्या माना, φm sin ओमेगा t। सॉल्व कर लें तो क्या जाएगा, -n ओमेगा φm cos ओमेगा t, sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन E। इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, तो क्या लिख लेंगे, n ओमेगा φm sin ओमेगा t - पाई इंड्यूस। इतनी चीजें देखिए बड़े गौर से, थोड़ा सा टफ टॉपिक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको इजी करने की, जिससे हमको वो चीजें हम डिस्कस ना करें। इसलिए मैंने मैग्नेटिक सर्किट से स्टार्ट किया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होगी। अगर आपका सप्लाई अल्टरनेटिंग है तो करंट भी अल्टरनेटिंग हो गया, तो फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग हो गया। और एक चीज आप पढ़ चुके हो, कोई भी अल्टरनेटिंग फ्लक्स अगर किसी कॉइल या कंडक्टर से होकर गुजरेगा तो उस कॉइल या कंडक्टर में क्या इंड्यूस कर देगा, ईएमएफ, दैट्स इट। तो इस कॉइल ने इस अल्टरनेटिंग फ्लक्स को प्रोड्यूस किया। अब ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स इस कोर में भी जा रहा है और इस कॉइल में भी जा रहा है। तो अगर ये अल्टरनेटिव फ्लक्स कॉइल में जाएगा तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करेगा ही करेगा, क्योंकि अल्टरनेटिव फ्लक्स का मतलब है वेरिएबल फ्लक्स। तो अगर सप्लाई वेरिएबल है तो ये ईएमएफ इंड्यूस होगा। अच्छा अगर डीसी सप्लाई दे दें, यहां पर और डिस्कस करते हैं, ये सप्लाई कैसी दे दें, डीसी, और ये कौन सी है, एसी। अगर मैं डीसी सप्लाई दे देता तो क्या होता, यहां पर जो करंट होता कांस्टेंट होता, तो फ्लक्स भी क्या होता, कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट फ्लक्स किसी कॉइल से होके जाएगा तो उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो यहां पर ईएमएफ क्या हो जाएगा, एसी के केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा, डीसी के केस में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्यों, फ्लक्स तो प्रोड्यूस होगा। गौर से समझ लो एक चीज, अभी समझ लोगे बाद में दिक्कत नहीं होगी। ये फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो इस कॉइल में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और अगर ये फ्लक्स वेरिएबल है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है इस चीज पर डिपेंड करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड किससे डेवलप हो रही है, सप्लाई से। कैसे, करंट से। तो अगर सप्लाई एसी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एसी, अगर सप्लाई डीसी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी डीसी है। तो अगर डीसी मैग्नेटिक फील्ड है तो इस मैग्नेटिक सर्किट में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर एसी है तो जो कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। हाँ, इस कोर में भी होगा, अभी डिस्कस नहीं कर रहे, आगे चल के तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कोर भी किसकी बनी हुई है, मटेरियल की। तो इस कोर में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ के कारण इस कोर में क्या फ्लो करने लगेगा, करंट। उसको हम लोग एडी करंट बोलते हैं। कौन सा करंट बोलते हैं, एडी करंट। जब लॉसेस डिस्कस करेंगे तो इस टॉपिक को फिर से डिस्कस कर लेंगे। चाहे तो इसके बाद हम इस चीज को भी डिस्कस कर सकते हैं कि इसकी लॉस कोर में होंगे और कहां कहां पर होंगे। तो अगर मैं कोर की बात कर लूं, अच्छा ठीक है। अब ट्रांसफार्मर में आते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। क्लियर है सब, बहुत अच्छे से इसको देखना है। अब हम ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं।
तो इट इज अ जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या क्या होता है इसमें? दो बाइंडिंग होती है, इज दैट क्लियर? ये दोनों बाइंडिंग इस कोर से इंसुलेटेड होती है, बाइंडिंग ये कोर, जनरल कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं। एक कोर हो गई, एक मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई कोर हो गई और दो बाइंडिंग हो गई, ठीक है। और ये बाइंडिंग क्या होती है? कोर से इंसुलेटेड, इंसुलेटेड फ्रॉम दी कोर एंड ईच अदर। यानी कि मैंने इन बाइंडिंग को एक कंस्ट्रक्शन ले लिया, इस कोर में इस तरीके से दो बाइंडिंग लगती हुई, ठीक है। ये दोनों बाइंडिंग इस कोर से इंसुलेटेड है, मतलब इस बाइंडिंग का और इस कोर का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं, आपस में टच नहीं है, इन दोनों के बीच में इंसुलेशन कर दिया गया। ऐसे ही ये दोनों आपस में भी इंसुलेटेड है, तो क्या है? बोथ द बाइंड इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड ईच अदर। तो यहां पर सारी चीज इंसुलेटेड है। अगर मैं गौर से देखूं तो ये बाइंडिंग वाला ये सर्किट, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट फर्स्ट, और ये सेकेंड सर्किट, और ये क्या होगी? कोर। तो दो बाइंडिंग होंगी ट्रांसफार्मर में, दोनों बाइंडिंग एक दूसरे से और कोर से क्या होंगी? इंसुलेटेड होंगी। यानी कि इस तरफ का इलेक्ट्रिकल सर्किट अलग, इस तरफ का इलेक्ट्रिकल सर्किट अलग, और ये दोनों इलेक्ट्रिकल सर्किट किससे कनेक्ट हैं? विद द कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ? इस कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो एक कॉमन मैग्नेटिक कोर होगा और उस कोर से दो बाइंडिंग जुड़ी हुई होंगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये दोनों बाइंडिंग इस कोर से क्या होंगी? इंसुलेटेड। यानी कि यहां पर गौर से देखें तो ये जो कोर है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का पार्ट नहीं है। इलेक्ट्रिकल सर्किट ये रहा पहला, और दूसरा ये दोनों इलेक्ट्रिकल सर्किट ये कोर से कोई लेना देना नहीं, कोर अलग है। कोर और इलेक्ट्रिकल सर्किट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि इन दोनों बाइंडिंग का इस कोर से कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, मैग्नेटिकली कनेक्टेड है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिख देते हैं? टू बाइंडिंग इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड विद कॉमन कोर। व्हाट इज द definition ऑफ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर, अब गौर से समझना, ये दोनों, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट विद द हेल्प ऑफ कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। ये दो डिफिनेशन हो गई। तो कुल मिला के ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से एनर्जी को दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में भेजना, किसकी हेल्प से? कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके? बाय द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एनर्जी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से उठाता है, दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में भेज देता है विद द हेल्प ऑफ कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। ये रहा कॉमन मैग्नेटिक सर्किट, जिसको कोर बोलते हैं। और कौन से लॉ के अकॉर्डिंग? बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे? हमें पढ़ना है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इनमें से जो बाइंडिंग सप्लाई से कनेक्टेड होती है, जो सप्लाई से कनेक्टेड होगी उसको क्या बोल देंगे? प्राइमरी बाइंडिंग। सप्लाई से किसी को, इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दो तो ये प्राइमरी। तो जो बाइंडिंग सप्लाई से कनेक्ट होगी वो प्राइमरी, और जो लोड से कनेक्ट होगी वो सेकेंडरी बाइंडिंग। प्राइमरी सप्लाई और सेकेंडरी बाइंडिंग कहां? जिससे क्या कनेक्ट करेंगे? लोड। ये चीज होगी। तो रटना नहीं कि प्राइमरी है सेकेंडरी है। ट्रांसफार्मर में कितनी बाइंडिंग होंगी? दो। वो दोनों बाइंडिंग कोर से क्या होंगी? इंसुलेटेड होंगी। जिस बाइंडिंग को तुम सप्लाई से कनेक्ट करोगे वो प्राइमरी कहलाएगी, और जिसको लोड से कनेक्ट कर दोगे वो सेकेंडरी कहलाएगी। ये तुम्हारा जनरल कंस्ट्रक्शन हुआ ट्रांसफार्मर का। अब हम एक जनरल वर्किंग पे आते हैं। किस पे आते हैं? जनरल वर्किंग। चलिए, ठीक है। तो अब इसकी जो वर्किंग पढ़ेंगे दो तरीके से पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर ऑन लोड और ऑन नो लोड। तो सबसे पहले हम नो लोड वर्किंग पढ़ते हैं। इधर क्लियर होगा? अच्छा, नो लोड वर्किंग पढ़ने के लिए पहले वर्किंग पढ़ लेते हैं, फिर कुछ एजम्पशन लेते हैं। सबसे पहली चीज, दो बाइंडिंग आपको नजर आ रही है, क्या क्या होता है जनरल चीज यहां पर देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या, और वही वर्किंग शॉर्ट में पूरे चैप्टर में यूज होगी। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने यहां पर क्या सप्लाई दे दी? वोल्टेज सप्लाई दे दी। इसके नंबर ऑफ टर्न मान लो N1 और इसके नंबर ऑफ टर्न N2। ठीक है, यहां पर जैसे तुमने सप्लाई दी, यहां पर क्या फ्लो करने लगेगा? करंट।
और इस करंट के कारण यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, फ्लक्स। सप्लाई कैसी है, एसी। तो जब हमने ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई दी तो करंट फ्लो करने लगा और उस करंट के कारण यहाँ पर एक फ्लक्स डेवलप हो गया। कैसा फ्लक्स, वेरिएबल फ्लक्स। क्यों, क्योंकि सप्लाई कैसी है, वेरिएबल। और इस फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, जरूरत पड़ेगी, फाई इक्वल टू NI अपॉन एस। चलिए ये बात करते हैं। तो इस कॉइल ने फ्लक्स डेवलप कर दिया, कितना, इस तरीके से आएगा। हमें इसका मैग्नीट्यूड हर जगह निकालने की जरूरत नहीं, केवल वर्किंग पढ़नी, ठीक है। तो एक बार हमने यहाँ पर करंट की सप्लाई दी, जैसे ही मैंने करंट की सप्लाई इस कॉइल में दी, क्या डेवलप हो गया, फ्लक्स। सप्लाई कैसी है, एसी, तो करंट भी कैसा हुआ, एसी, तो फ्लक्स भी कैसा आया, एसी। यानी कि इस कोर में एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप हो गया। अब और समझना है, पहले बता चुका हूं, ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स इस कोर में फ्लो करेगा, इस सेकेंडरी बाइंडिंग से होकर जाएगा और फिर प्राइमरी बाइंडिंग से भी होकर जाएगा। यानी कि क्या ये जो फ्लक्स सेटअप हुआ ये दोनों बाइंडिंग से होकर जा रहा, हाँ, प्राइमरी से भी जा रहा और सेकेंडरी से भी जा रहा। अब अगर ये फ्लक्स वेरिएबल है तो इस सेकेंडरी बाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और प्राइमरी बाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस यहां पर E2 और यहां पर E1। अब अगर मैं E1 की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, E1 फ्लक्स है फाई, नंबर ऑफ टर्न N1, E1 इज इक्वल टू माइनस N1 d फाई बाई dt एंड E2 इज इक्वल टू माइनस N2 d फाई बाई dt। क्या दोनों में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, बिल्कुल सीधी सी चीज कि ट्रांसफार्मर की बेसिक वर्किंग क्या है और ट्रांसफार्मर में करते क्या है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आउटपुट में कितना पहुंच गया, V2। और समझो सप्लाई दिया V1, यहां पर इंड्यूस क्या हुआ, E1 और E2, आउटपुट में क्या पहुंच गया, V2। कई सारे एजम्पशन ट्रांसफार्मर में लेने हैं। अगर मैं इस बाइंडिंग को या इस ट्रांसफार्मर को आइडियल मान लूं, आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या क्या एजम्पशन होते हैं वो अभी हम देखेंगे, एक एक करके लिखेंगे। तो अगर मैं इस ट्रांसफार्मर को आइडियल मान लूं तो जितना ईएमएफ यहां इंड्यूस हुआ है क्या वो आउटपुट में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर हुआ क्या, प्राइमरी को सप्लाई दी और सेकेंडरी बाइंडिंग में हमें सप्लाई मिलने लगी। तो क्या हुआ, इस वाले इलेक्ट्रिकल सर्किट से एनर्जी कहां ट्रांसफर कर सकते हैं, सेकेंडरी सर्किट। हमने वोल्टेज कहां पर अप्लाई किया था, प्राइमरी वाइंडिंग में। क्या हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में आउटपुट वोल्टेज मिल गया, हाँ मिल गया। और इस सेकेंड वाइंडिंग में हम क्या कनेक्ट कर देंगे, लोड। क्या क्या होगा अभी हमें आगे देखना, लेकिन जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी इस सर्किट से इस सर्किट में अवेलेबल हो गई विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर ये ट्रांसफार्मर आइडियल है तो E2 इज इक्वल टू V2, और अगर आइडियल नहीं है तो देखते हैं क्या होता है और कैसे हमें आगे चलकर करना। इट इज अ जनरल प्रिंसिपल। अब जरा देखो, अगर N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 is greater than N1, तो E2 is greater than E1। देखो कौन सा प्रॉब्लम, if N2 is greater than N1 then E2 is greater than E1, और ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा, स्टेप अप। उल्टा चलो, N2 is less than N1, अगर N2 N1 से कम है तो देखो E2 is less than E1, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर दो टाइप के होंगे, जितना E1 होगा सेकेंडरी वोल्टेज E2 उससे ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो जितनी हमने सप्लाई दी आउटपुट में उससे कम वोल्टेज मिल सकता है या ज्यादा। अगर सप्लाई से ज्यादा मिल रहा तो बढ़ा दिया स्टेप अप, और अगर सप्लाई से कम मिल रहा तो स्टेप डाउन। बेसिक पर्पस ट्रांसफार्मर का यही होता है कि हमें वोल्टेज को कम या ज्यादा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जहां पर भी चाहिए होता है तो हम या तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने के लिए। प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर का यही पर्पज है। क्या ये चीज क्लियर हुई, कोर्स देखो ट्रांसफार्मर के साथ। अब एक चीज और यहाँ पर जो मेन पार्ट हमें यहाँ डिस्कस करना है, नो लोड पे, उसके बाद हम आइडियल ट्रांसफार्मर में आएंगे। ये जो मैं वर्किंग बता रहा हूँ ये ट्रांसफार्मर को आइडियल मान के ही बता रहा हूँ। क्या होता है आइडियल ट्रांसफार्मर, अभी देखते हैं। और से देखो, ये चीज क्लियर होगी नो लोड ट्रांसफार्मर की। सबसे पहले सप्लाई देंगे, सप्लाई से करंट आएगा। कैसा सप्लाई है, एसी, तो करंट भी एसी, तो फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग। जब ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग में होकर जाएगा तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स का मतलब वेरिएबल फ्लक्स। और आपको पता कि किसी भी कॉइल में अगर फ्लक्स वेरिएबल है तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। ये वेरिएबल फ्लक्स सेकेंडरी बाइंडिंग में भी है और प्राइमरी बाइंडिंग में भी। क्या इन दोनों में फ्लक्स चेंज होगा, हाँ, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल फ्लक्स है। तो जैसे ही इन कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ बाय इंडक्शन, इसमें और इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या कहलाएगा, E2 और E1। उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, सामने लिख दिया। कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, क्या क्या चीजें होंगी और डिस्कस करनी है। इट इज अ बेसिक वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। इसी में छोटे छोटे स्टेप जोड़ के हम आगे की वर्किंग पढ़ने वाले हैं। देखो गौर से, अब आगे देखते हैं। एक बार हमारी ये सारी चीज होगी, अब इसकी टेक्निकल वर्किंग क्या कह रही है और आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूं तो ये इंड्यूस ईएमएफ है,
प्राइमरी वाइंडिंग में। और अगर कोई भी चीज इंड्यूस होती है तो ये इंड्यूस ईएमएफ किसको अपोज करेगा? सप्लाई वोल्टेज को। तो अगर मैं गौर से यहां पर देखूं प्राइमरी सर्किट में, देखो यहां पर E1 इज इक्वल टू माइनस वी। अब मैं टेक्निकल पार्ट बताने जा रहा हूं। E1 इज इक्वल टू माइनस V1, गौर से देखो, यानी कि ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। अगर मैं इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखूं तो E1 इज इक्वल टू माइनस V1। इस V1 के कारण ही ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और कोई भी चीज अगर इंड्यूस होती है तो वो उस चीज को अपोज करती है जिसके कारण इंड्यूस हुई है। तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये इंड्यूस ईएमएफ किसके कारण हुआ? चाहे तो मैं फ्लक्स बोल लूं, और फ्लक्स किसके कारण है? करंट के कारण। और करंट किसके कारण है? सप्लाई वोल्टेज के कारण। तो गौर से देखें कि जो भी चीज इंड्यूस होती है, लेंज लॉ ये कहता है वो इंड्यूस की गई चीज उस चीज को अपोज करती है जिसके कारण इंड्यूस हो रही है। तो अब ये E1 किसको अपोज करेगा? फाई को। अब लेकिन ये सेम पैरामीटर की क्वांटिटी नहीं, लेकिन फाई किससे आया है? आई से। और आई किसके कारण है? सप्लाई वोल्टेज। यानी कि देखिए, जब भी कोई अपोजिंग फैक्टर हमें कंपेयर कराना होता है तो सेम क्वांटिटी लेके ही अपोज हो सकता है। जैसे अगर फ्लक्स है तो फ्लक्स को अपोज करेगा, ईएमएफ है तो ईएमएफ को अपोज करेगा। तो गौर से देखें, ये इंड्यूस ईएमएफ इस फ्लक्स को अपोज कर रहा है, लेकिन सेम क्वांटिटी नहीं। तो अब देखते हैं फ्लक्स किसके कारण आया था? करंट के कारण। तो इसका मतलब ये ईएमएफ इस करंट को भी अपोज करता है, लेकिन ये भी दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है। तो ये करंट किसके कारण आया था? सप्लाई वोल्टेज के कारण। तो कुल मिला के वोल्टेज को ये अपोज करता है। तो इसलिए हम लोगों ने फंडा क्या बनाया कि ये इंड्यूस ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज को क्या करेगा? अपोज। इज दैट क्लियर? तो इक्वेशन उसी चीज की लिखते हैं जब सेम पैरामीटर। तो देखो E1 फाई के कारण, तो E1 ने फाई को अपोज किया, फाई किसके कारण? आई के कारण। तो E1 ने आई को अपोज किया, आई किसके कारण है? V1 कारण। तो एक्चुअली E1 किसको अपोज करेगा? V1 को। और इस सर्किट में और कोई क्वांटिटी है नहीं, तो मैग्नीट्यूड वाइज E1 और V1 बराबर होंगे। गौर से देखो ट्रांसफार्मर मेन बात। तो ये E1 इज इक्वल टू माइनस V1 अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? E1 और V1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मतलब E1 की वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। देखो गौर से, फ्लक्स कितना आएगा ये मुद्दा नहीं है। अब ट्रांसफार्मर में सबसे बेसिक रूल क्या कि जैसे ही हम सप्लाई देंगे क्या E1 फिक्स हो जाएगा? और E1 आता किससे? फाई से। इसका मतलब क्या फिक्स हो गया? फाई फिक्स हो गया। तो अगर ट्रांसफार्मर में एक बार हमने सप्लाई दे दी तो ये फ्लक्स क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सप्लाई कांस्टेंट है तो E1 इज इक्वल टू V1, और E1 किससे आया? फाई से। इसका मतलब फाई हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तब तक क्या चेंज ना हो? सप्लाई वोल्टेज चेंज ना हो। तो ट्रांसफार्मर का दूसरा जो टेक्निकल पॉइंट है कि एक बार आपने सप्लाई दे दी तो जो कोर में फ्लक्स सेटअप होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर फ्लक्स कम ज्यादा हुआ मैग्नीट्यूड वाइज तो ईएमएफ क्या होगा? कम ज्यादा। जबकि हमें पहले से पता है कि E1 इज इक्वल टू V1। तो दूसरी नो लोड वर्किंग में हमने क्या सीखा कि एक बार सप्लाई वोल्टेज दे दिया तो जो भी फ्लक्स इस ट्रांसफार्मर में सेटअप होगा वो फ्लक्स फिर कभी भी चेंज नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं मेन फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? मेन फ्लक्स। इधर क्लियर हो ना? अब गौर से समझो पूरा इसका एक डिस्क्रिप्शन क्या हुआ। अगर मैंने एसी सप्लाई दी तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएंगे। कौन कौन से? E1 और E2। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? दूसरी चीज, एक बार सप्लाई वोल्टेज दे दिया तो फिर फ्लक्स की वैल्यू कभी भी चेंज होने वाली नहीं है, चाहे हम लोड को कम ज्यादा करें, लोड लगाएं ना लगाएं, जब तक कि हम सप्लाई वोल्टेज नहीं चेंज करते। तो एक बार सप्लाई देने पर कोर का फ्लक्स हमेशा क्या रहता है? फिर कांस्टेंट, चाहे हम लोड को कम ज्यादा करें, लोड लगाएं या लोड ना लगाएं। ये दूसरे दो पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। फ्लक्स बिकम कांस्टेंट इन कोर एज वी गिव दी सप्लाई। तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग में आपको ये सब चीज देखनी है, ये कंडीशन हमेशा वैलिड करनी है। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट था। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने सप्लाई दी, उस सप्लाई के कारण सेकेंडरी सर्किट में क्या हुआ? ईएमएफ इंड्यूस हो गया बाय द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। गौर से देख लीजिए। तो इट इज ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। अब आगे ऑन लोड पे और कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक। थैंक यू। ओके, तो कल हम लोगों ने ट्रांसफार्मर ऑन लोड देख लिया था और उसकी पूरी वर्किंग को समझ लिया था। वही वर्किंग आगे हमें बढ़ानी है। ये वर्किंग यहां तक हो गई कि हम जब एसी सप्लाई देंगे तो करंट आएगा, करंट से यहां पर फ्लक्स आएगा। कैसा फ्लक्स? वेरिएबल फ्लक्स। अगर वेरिएबल फ्लक्स किसी भी कॉइल से होकर जाएगा तो बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो हमारा E2 आ गया था और E1 आ गया था। अब सारी वर्किंग हम लोगों ने पढ़ ली थी और एक चीज और कंडीशन आई थी कि एक बार हमने सप्लाई वोल्टेज दे दिया तो फिर ये फ्लक्स कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होना चाहिए? E1 इज इक्वल टू माइनस
दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। अब कुछ चीजें एजम्पशन के साथ पढ़ेंगे और बहुत सारे एजम्पशन हमें यहाँ पढ़ने हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर। अब आइडियल ट्रांसफार्मर के जो टॉपिक है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज मैंने कल कहा था कि अगर मैं यहाँ पर लोड लगा दूं, जैसे यहाँ पर V1 इज इक्वल टू E1 और इसको पुश कर रहा है, क्यों देखो जरा इस इलेक्ट्रिकल का सर्किट देखो, सप्लाई वोल्टेज पूरी कॉइल देख रहे हो सभी, तो V1 इज इक्वल टू E1। इलेक्ट्रिकल सर्किट से भी पता लग रहा है, लेंज लॉ से भी पता लग रहा है, हर चीज से पता करते हैं। लेकिन गौर से देखो, यानी कि जितना तुमने वोल्टेज दिया V1 पूरा का पूरा कॉइल को मिला। क्लियर है यहाँ पर? अगर ट्रांसफार्मर आइडियल, तो अगर आइडियल नहीं है तो इस कॉइल की कुछ ना कुछ क्या होगी, रेजिस्टेंस। इस कॉइल की भी क्या होगी, रेजिस्टेंस। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने क्या एज्यूम किया है, नो बाइंडिंग रेजिस्टेंस, नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है। तभी हमारा क्या होगा, V1 इज इक्वल टू E1 और V2 इज इक्वल टू ये जो आउटपुट में मिलेगा। अभी मैंने लोड नहीं लगाया, अगर ट्रांसफार्मर आइडियल। ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे। आगे चल के देखो दूसरा एजम्पशन। अगर मैं यहां पर देखूं तो हम लोग क्या मानते थे कि जितना फ्लक्स ये कॉइल डेवलप करेगी, कुछ फ्लक्स कहां जाएगा, एयर में, कुछ कहां जाएगा, मटेरियल में। अगर मटेरियल बहुत अच्छा है तो टोटल फ्लक्स मटेरियल में जाएगा, फिर भी थोड़ा बहुत एयर में तो जाएगा ही, 5% 10%। और वो जो 5% 10% जाता है उसको क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। तो दूसरा है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना फ्लक्स इस कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है पूरा मटेरियल में जा रहा, बिल्कुल भी लीकेज नहीं हो रहा, उसको बोल देते हैं नो लीकेज फ्लक्स, नो लीकेज फ्लक्स। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो फ्लक्स प्रोड्यूस करने का फार्मूला क्या है, Ni/S। ठीक है, अब ये जो करंट हमें चाहिए वो करंट क्यों चाहिए, देखो जरा यहाँ I लिख दूं या I1 लिख दूं इस सर्किट में, देखो गौर से, ये करंट तुम्हें किस लिए चाहिए, फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए। अब वो ये कह रहा है कि अगर नो लीकेज फ्लक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि मटेरियल बहुत अच्छा है, और अगर मटेरियल बहुत अच्छा होता है तो उसकी रिलक्टेंस ऑलमोस्ट क्या होती है, 0। तो तीसरा एजम्पशन क्या है, नो मैग्नेटाइजिंग करंट। इसका मतलब समझ में, अब देखो फाइल फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए जो करंट चाहिए, ये वाला करंट, ये जो करंट चाहिए ये चाहिए नहीं अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि रिलक्टेंस मटेरियल की क्या है, बहुत 0, बिल्कुल बहुत कम। तो अगर 0 मान लेंगे तो करंट चाहिए नहीं, क्योंकि अगर रिलक्टेंस 0 है तो फ्लक्स हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट। उसका सेंस क्या है कि अगर रिलक्टेंस बहुत कम है तो फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें करंट भी बहुत कम चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि जो करंट ये फ्लो कर रहा है इसका काम क्या है, फ्लक्स को प्रोड्यूस करना। तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए ट्रांसफार्मर में करंट फ्लो करेगा वो 0 होगा। अब 0 तो हो नहीं, 0 हो गया तो ट्रांसफार्मर पड़ेगी क्या। तो सबसे पहले हम यही एजम्पशन हटाएंगे सबसे पहले, यानी कि नो मैग्नेटाइजिंग करंट का मतलब क्या हुआ, वेरी स्मॉल करंट। प्रैक्टिकली तो सबसे पहले तो ये एजम्पशन हमने आइडियल में हटाएंगे, लेकिन तुम्हें आइडियल है तो ये होगा, फिर तो वर्किंग ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले जो एजम्पशन है वो चौथा वाला में हटाना। और चौथा पॉइंट क्या है, नो आयरन लॉस। आयरन लॉस के अंदर हमारे 2 लॉस आते हैं, हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस। ठीक है, तो अगर नो आयरन लॉस तो ये चौथा पॉइंट हो गया। तो कुल मिला के आइडियल ट्रांसफार्मर में कौन कौन से हो गए, पहले प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, दूसरी चीज कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं है, तीसरी चीज ये जो रिलक्टेंस इस मटेरियल की बहुत कम है। तो जो फ्लक्स चाहिए हमें ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए, देखो फ्लक्स से क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, कितना ईएमएफ चाहिए, जिससे E1 और V1 क्या हो जाए बराबर, उतना फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें करंट चाहिए वो भी बहुत कम, ऑलमोस्ट 0। लेकिन 0 ले लेंगे तो वर्किंग खत्म हो जाएगी। तो हमें बहुत कम मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए, जो ये प्राइमरी करंट फ्लो करेगा फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होगी अगर आइडियल है, और अगर प्रैक्टिकल है तो उसमें बहुत कम
आगे नो आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या होता है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कोर लॉस भी बोलते हैं इसको। कौन सा लॉस? कोर लॉस। क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 4 पॉइंट हैं फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। इनमें से एक एक करके हम सारे पॉइंट हटाएंगे। सबसे पहले जो हमें पॉइंट हटाना पड़ेगा वो नो मैग्नेटाइजिंग करंट। हम I1 को जीरो एज्यूम नहीं कर सकते। तो ट्रांसफार्मर पढ़ने के लिए हमें आइडियल ट्रांसफार्मर का सबसे पहले कौन सा एजम्पशन हटाना पड़ेगा? नो मैग्नेटाइजिंग करंट। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आइडियल में नो जीरो है तो प्रैक्टिकल में जैसे ही आओगे तो ये करंट बहुत ज्यादा होगी कि बहुत कम? जीरो के आसपास। किसके आसपास? जीरो के आसपास। तो देखो ये एजम्पशन लेके ये मैं आगे वर्किंग पढ़नी है तो उस वर्किंग पे हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए जरा मिटा दे। तो दिस इज योर प्रैक्टिकल ट्रांसफर आइडियल। सॉरी, सबसे पहले पहला एजम्पशन हटा देंगे। तो अब अगर मैं सर्किट को देखूं तो इस सर्किट में एजम्पशन के साथ हमें ट्रांसफार्मर को क्या माना है? आइडियल। कौन सा वाला एजम्पशन हटा रहे? नो करंट वाला। लेकिन वो एजम्पशन क्या दे रहा है कि शुरुआत में जो I1 होगा वैसे तो जीरो होना चाहिए अगर आइडियल है, तो जीरो ना होगा, जीरो के आसपास होगा, यानी कि ये वाला करंट बहुत कम होगा। क्या होगा? बहुत कम। तो हम इसको पहले शुरू में I0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? I0। क्यों? क्योंकि अभी ये करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर कोई भी लोड नहीं लगाया। तो जब हमने कोई भी लोड नहीं लगाया तो केवल क्या काम होगा? फ्लक्स को प्रोड्यूस करना। और इस फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो करंट चाहिए वो बहुत कम चाहिए। वैसे तो जीरो चाहिए आइडियल केस में, लेकिन हम प्रैक्टिकल में आ गए तो इस I0 की वैल्यू बहुत कम होगी। और इस I0 को क्या बोलते हैं? नो लोड करंट। तो ये धीरे धीरे चीजें, आइडियल का मतलब आपको समझ में आ गया। तो मैंने चीजें बताई चारों एजम्पशन। पहली प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की कोई रेजिस्टेंस नहीं। जितना फ्लक्स इस कॉइल ने प्रोड्यूस किया वो पूरा का पूरा कोर में रहेगा, एयर में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तीसरा एजम्पशन ये क्या कि फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो करंट चाहिए उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, लेकिन जीरो हो नहीं सकती, फिर पढ़ेंगे क्या? तो सबसे पहले हमने तीसरा वाला एजम्पशन बताया। चौथा एजम्पशन, इस कोर में कोई भी लॉस नहीं हो रहा। वो लॉस क्या क्या हम अब आगे डिस्कस करेंगे, कोर लॉस को अलग से। तो इतनी चीजें एजम्पशन से लेके चलेंगे। और इसको पढ़ने के लिए पहले हमने एक एजम्पशन हटा दिया। कौन सा? कि ये करंट जीरो है। हाँ, जब हम एजम्पशन हटाएंगे तो एजम्पशन के आसपास रहेंगे। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर भी आइडियल से ही बनेगा, यानी कि जो आइडियल के एजम्पशन है उनको थोड़ा थोड़ा हटा दो। जैसे आइडियल बोल रहा करंट जीरो, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या बोलेगा? करंट जीरो के आसपास या बहुत कम। जीरो का मतलब बहुत कम, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा। तो जब कोई चीज आइडियल में हमें नजर आ रही तो प्रैक्टिकल में, अगर कोई चीज आइडियल में कह रहा है जीरो तो प्रैक्टिकल में बहुत कम। अगर कोई आइडियल में कोई बोल रहा है इनफाइनाइट तो प्रैक्टिकल का मतलब बहुत ज्यादा। इस तरीके से ट्रीट करना आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर ऑन डीसी। चलो अब देखते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑन डीसी क्या होता है। अगर मैं यहां पर डीसी सप्लाई दे दूं, बड़ी सीधी बात है, जैसे ही मैंने डीसी सप्लाई दी करंट क्या हो गया? डीसी। और इस करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी कैसा होगा? डीसी। अगर डीसी फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में गया, देखो जरा गौर से, यानी कि अगर ये डीसी फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में गया तो फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो ना E1 होगा और ना E2 होगा। देखो, ना E1 होगा और ना E2 होगा। गौर से देखिएगा, क्यों? क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है। और कांस्टेंट फ्लक्स में अगर किसी भी कॉइल या कंडक्टर को रख दो तो फ्लक्स तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है, तो चेंज कैसे होगा? तो डेफिनेटली ना E1 होगा और ना E2 होगा। पहले E1 E2 क्यों थे? क्योंकि फ्लक्स कैसा था? वेरिएबल। डीसी सप्लाई दे दी तो फ्लक्स भी कैसा हो गया? डीसी। और एक बार डीसी फ्लक्स हो गया तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल या वाइंडिंग में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर E1 नहीं होगा तो V1 को कोई भी अपोज नहीं करेगा। अगर V1 को किसी ने भी अपोज नहीं किया तो डेफिनेटली यहां पर ये जो करंट है बहुत हैवी करंट फ्लो करने लगेगा। देखो क्यों? क्योंकि सप्लाई वोल्टेज को कोई अपोजिंग फैक्टर नहीं होगा, तो सप्लाई वोल्टेज से एक हैवी करंट प्राइमरी वाइंडिंग में निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या मान रखे हैं? जीरो। और अगर किसी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जीरो है, देखो जरा, अगर इस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जीरो है तो इस सप्लाई वोल्टेज से इनफाइनाइट करंट निकलने लगेगा। अगर इस सप्लाई वोल्टेज को अपोज करने के लिए कोई नहीं है तो इसके पहले क्या हो रहा था? ये सप्लाई वोल्टेज इसको अपोज कर दे रहा था, तो डेफिनेटली करंट की वैल्यू बहुत कम थी जो हमने पढ़ी। अब अगर ये इवन खत्म हो जाएगा तो सप्लाई वोल्टेज को कोई भी अपोज नहीं करेगा। चूंकि वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जीरो है या बहुत कम है तो एक हैवी करंट प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो करने लगेगा, जिससे प्राइमरी वाइंडिंग बर्न हो सकती है। दैट्स इट। 2 पॉइंट लिखने हैं तुम्हें।
ना E1 होगा ना E2, तो ट्रांसफार्मर का काम ही क्या है? ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। तो जब E1 और E2 होंगे ही नहीं तो ट्रांसफार्मर ना स्टेप अप करेगा ना स्टेप डाउन करेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि जब E1 और E2 नहीं होंगे तो E1 ना होने के कारण सप्लाई वोल्टेज को कोई भी चीज अपोज नहीं करेगी, और अगर सप्लाई वोल्टेज को कोई भी चीज अपोज नहीं कर रही तो डेफिनेटली क्या होगा? देखो जरा गौर से, चूंकि इस बाइंडिंग की रेजिस्टेंस क्या है? जीरो, तो जीरो रेजिस्टेंस और सप्लाई वोल्टेज के कारण इस प्राइमरी बाइंडिंग में एक हैवी करंट फ्लो करने लगेगा, जो कि अगर एसी था तो ये करंट क्या था? बहुत स्मॉल। अभी हमने पढ़ा, देखो गौर से, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। अब वो करंट बहुत हैवी हो जाएगा। तो अगर प्राइमरी वाइंडिंग में इतना हैवी करंट फ्लो करेगा तो प्राइमरी वाइंडिंग बर्न हो जाएगी। तो इसलिए ट्रांसफार्मर को हम डीसी से कनेक्ट नहीं करते। ये 2 पॉइंट तुमसे पूछे जाते हैं। तो भाई वी कैन नॉट कनेक्ट द ट्रांसफार्मर ऑन डीसी। क्यों नहीं कनेक्ट करना? क्लियर है, मतलब ही खत्म हो जाएगा ना, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो सेकेंडरी में जब ईएमएफ नहीं आएगा तो सेकेंडरी में वोल्टेज ही नहीं मरेगा, तो काहे से ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा, कैसे स्टेप डाउन होगा। तो इतनी चीजें, आइडियल ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर ऑन डीसी पे क्या इफेक्ट होगा और इसकी वर्किंग क्या है, ये बार बार वही वर्किंग आएगी, ध्यान रखना। वर्किंग ज्यादा चेंज होने वाली नहीं है, तो वर्किंग पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है इस चीज को, ठीक है। चलिए अब इसी ट्रांसफार्मर में आगे बढ़ते हैं। चलिए ट्रांसफार्मर ऑन लोड। अब हमने क्या किया? ट्रांसफार्मर ऑन लोड। अभी सेकेंडरी में कोई लोड नहीं लगाया, अब मैं ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में क्या लगा रहा हूं? लोड लगा रहा हूं। देखते हैं जरा क्या हो। बेटा देखो, एजम्पशन के साथ पढ़ना है हमको। लोड लगा दिया, जैसे ही सेकेंडरी में लोड लगाया, यहां पर वोल्टेज कितना था? V2, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, जैसे ही मैंने सेकेंडरी में लोड लगाया तो सेकेंडरी में क्या फ्लो करने लगेगा? I2। यहाँ पहले से क्या फ्लो कर रहा था? I0, नो लोड करंट था। गौर से देखना। अब देखो जरा क्या होगा। तो ट्रांसफार्मर ऑन लोड, और इसको अच्छे से समझना, यही लास्ट वर्किंग भी है, बड़े आराम से आ जाए। ट्रांसफार्मर आइडियल है, E2 इक्वल टू V2। चलो देखो, जैसे ही मैंने ट्रांसफार्मर में लोड लगाया, सेकेंडरी सर्किट में क्या फ्लो करने लगेगा? I2। क्यों फ्लो करने लगेगा? गौर से देखो, क्यों फ्लो करने लगेगा? क्योंकि सर्किट क्लोज हो गया। तो जैसे ही मैंने सेकेंडरी सर्किट में लोड लगाया, ये करंट I2 सेकेंडरी सर्किट में फ्लो करने लगेगा। अब गौर से देखो, अगर ये करंट फ्लो करने लगा तो ये करंट इस बाइंडिंग में होकर जाएगा, और अगर इस बाइंडिंग में होकर गया तो ये बाइंडिंग अपना खुद का क्या प्रोड्यूस कर लेगी? देखो, किसी भी बाइंडिंग में अगर मैं करंट फ्लो करा दूं तो वो बाइंडिंग क्या प्रोड्यूस कर लेगी? फ्लक्स। और फ्लक्स का फार्मूला N2I2S। देखो बस, तो जब भी किसी बाइंडिंग में करंट फ्लो करा होगा तो बाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी। नो लोड पे क्या हो रहा था? प्राइमरी बाइंडिंग में करंट फ्लो करा रहे थे, करंट से क्या प्रोड्यूस हो रहा था? फ्लक्स। तो अब जैसे ही तुमने सेकेंडरी में लोड कनेक्ट किया, सेकेंडरी करंट फ्लो करने लगेगा। इस सेकेंडरी बाइंडिंग के करंट के कारण ये बाइंडिंग अपना फ्लक्स खुद का डेवलप कर लेगी, N2I2S। और ये फ्लक्स जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ उसको अपोज करेगा। तो ये किसके कारण φ2 इसका प्रोड्यूस हुआ? इस फाई के कारण, क्योंकि देखो ये φ2 I2 के कारण I2, E2 के कारण E2, फाई के कारण, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स φ2 इस तरफ फ्लो करने लगेगा, उल्टी डायरेक्शन। तो यहां पर फ्लक्स क्या हो जाएगा? φ माइनस φ2। क्या हुआ? जैसे तुमने लोड कनेक्ट किया, लोड से यहां सेकेंडरी वाइंडिंग करंट आया, और इस करंट के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग अपना खुद का फ्लक्स प्रोड्यूस कर लेगी φ2, और ये φ2 अपोज करेगा किसको? मेन फ्लक्स को। अपोज दी मेन फ्लक्स। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहां पर जो फ्लक्स एक बार सप्लाई दे दी तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है फिर वो कभी भी चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि V1 इज इक्वल टू E1। अगर फ्लक्स को कम कर दोगे, इस मेन फ्लक्स को, तो यहां पर E1 और E2 भी कम होने लगेंगे, और E1 कम हो नहीं सकता। एक बार सप्लाई आपने दे दी तो E1 चेंज नहीं होगा, तो बड़ी दिक्कत होगी। अब φ2 इसको कम करने लगा। क्यों? क्योंकि φ2 मेन फ्लक्स को अपोज करेगा, तो रिजल्टेंट कितना बचेगा? φ माइनस φ2। तो अब क्या किया जाए? अब क्या होगा? तो इस अपोजिंग फ्लक्स को खत्म करने के लिए प्राइमरी वाइंडिंग एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो कराएगी।
ये एक्स्ट्रा करंट I1 प्राइम, ये एक्स्ट्रा करंट के कारण ये वाइंडिंग एक एक्स्ट्रा फ्लक्स क्या प्रोड्यूस I1 प्राइम, और ये Φ1 प्राइम क्या होगा N1 I1 प्राइम अपॉन S। देखो N1 I1 प्राइम अपॉन S। समझो मुद्दा क्या होगा, पहले मेन फ्लक्स था फाई, अब जैसे तुमने सेकेंडरी में लोड कनेक्ट किया, इसके करंट के कारण इस वाइंडिंग ने अपना फ्लक्स प्रोड्यूस कर दिया कितना N2 I2 अपॉन S, और इस फ्लक्स ने मेन फ्लक्स को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही अपोज करना स्टार्ट कर दिया तो फ्लक्स हो गया फाई माइनस फाई टू। अब अगर मैं पहले पे चला जाऊं तो एक बार अगर सप्लाई दे दी तो फ्लक्स तो चेंज हो नहीं सकता। यहां पर क्या पता लग रहा है कि फ्लक्स कितना हो गया फाई माइनस फाई टू। तो अब इस फ्लक्स को वापस फाई करने के लिए ये वाइंडिंग प्राइमरी से और करंट खींचेगी कितना I1 प्राइम, जिससे कि ये I1 प्राइम कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा N1 I1 प्राइम अपॉन S। अगर ये Φ1 प्राइम इस Φ2 को कैंसिल कर दे, क्या कर दे, कैंसिल कर दे, तो अब सर्किट में जितना पहले फ्लक्स था उतना ही अब रह जाएगा। तो ये प्रोसेस है। देखो अब क्या होगा, ये दोनों फ्लक्स Φ1 प्राइम और Φ2 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई से कितना करंट और खींचेगी जिससे कि उतना Φ1 प्राइम आ जाए कि वो क्या कर दे Φ2 को कैंसिल। तो Φ1 प्राइम इज इक्वल टू Φ2, यहां से हम निकाल लेंगे तो एक इक्वेशन बन के आएगी N1 I1 प्राइम इज इक्वल टू N2 I2। देखो अरे सिंपल सी, जो कुछ पहले हो रहा था वही हो रहा था। एक बार सप्लाई दे दी तो नो लोड पे हमने पढ़ा कि ये फ्लक्स कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे ही आप लोड कनेक्ट करोगे सेकेंडरी में करंट फ्लो करेगा और वो करंट के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी N2 I2 अपॉन S, और ये फ्लक्स मेन फ्लक्स को अपोज करेगा तो मेन फ्लक्स कम होने लगेगा, और मेन फ्लक्स कम हो नहीं सकता तो प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई से और करंट खींचेगी एक्स्ट्रा I1 प्राइम, और ये करंट एक एक्स्ट्रा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा जो किसको खत्म करेगा Φ2 को। तो कैसे, यहां से, तो यहां से हमारा जो I1 प्राइम हो जाएगा ये कौन सा करंट कहलाएगा, काउंटर बैलेंसिंग करंट, काउंटर बैलेंसिंग करंट, दिस I1 प्राइम इज दैट क्लियर। और ये हमारा फार्मूला हो गया। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर ऑन लोड हो गया, सिंपल सा। जो नो लोड पड़ा था उस पे ऑन लोड पे हमने ये चीजें और थोड़ी सी डिस्कस कर ली। अब देखें यहां पर गौर से एक चीज और यहां पर देखनी है कि N1 I1 प्राइम इज इक्वल टू N2 I2 के बाद अब हम देखते हैं तो टोटल प्राइमरी करंट क्या हो गया, देखो जरा। तो I1 इज इक्वल टू I1 प्राइम प्लस I0। देखो यानी कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में कितना करंट फ्लो करेगा I1 प्राइम प्लस I0। I1 प्राइम क्या है और I0 क्या है, नो लोड करंट, और ये वाला काउंटर बैलेंसिंग करंट। ध्यान रखना। तो अगर मैं ट्रांसफार्मर में बोलूं कोई भी चीज, आप गौर से देखना, तो अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो टोटल करंट क्या हो गया I1 प्राइम प्लस I0, वो मैंने लिखा होगा। अब अगर गौर से देखें तो अगर मैं लोड नहीं लगा रहा हूं तो ये I0 क्या होता था, पहले पढ़ा था मैंने, जीरो। लेकिन जीरो तो मान नहीं सकते, बहुत कम, यानी कि I0 बहुत कम है। अब जरा देखो, अगर मैं I1 प्राइम की बात करूं तो I1 प्राइम किस पर डिपेंड कर रहा है, I2 पर। अगर I2 ज्यादा होगा तो I1 प्राइम भी ज्यादा होगा। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि ये क्या होगा, वेरी स्मॉल। वैसे तो जीरो, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये वेरी स्मॉल है तो हम क्या I1 को I1 प्राइम मान सकते हैं। तो हम इस फार्मूले से एक नया फार्मूला बना लेंगे, N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। क्यों, इसको बहुत छोटा मान लिया है। हाँ ये गलत है, I1 इज नॉट इक्वल टू I1 प्राइम, लेकिन I0 बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास, और I0 के कंपैरिजन में I1 प्राइम बहुत ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली इस जब भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो I1 को हम लोग I1 प्राइम ही मान लेंगे। यानी कि I1 निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज हो, N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। तो अगर ट्रांसफार्मर में लोड लगाया है तो हम क्या लिख सकते हैं, N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। I1 क्या है, प्राइमरी करंट, I2 क्या है, सेकेंडरी करंट। गौर करिएगा, I1 क्या है, प्राइमरी करंट। अब अगर लोड नहीं लगाया तो I1 क्या हो जाएगा, अगर मैं लोड ना लगाऊं तो I1 इज इक्वल टू I0,
तो प्राइमरी करंट I1 क्या है, प्राइमरी करंट, और I0 क्या है, नो लोड प्राइमरी करंट। यानी कि अगर मैं लोड नहीं लगा रहा हूं तो I1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, I0 के, और अगर लोड लगा रहा हूं तो I1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, I1 प्राइम की। होगी तो दोनों के जोड़ के बराबर, लेकिन I0 का कोई मतलब नहीं अगर किसी चीज के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि बहुत कम है। हाँ, जब अकेला यही है तो मतलब है, और किसी के साथ जुड़ रहा है तो मतलब नहीं। तो अगर कोई छोटी क्वांटिटी है तो उसको इंडिविजुअल अगर कंसीडर करें, कब कंसीडर करेंगे, जब हमारा I1 प्राइम नहीं है, तो नो लोड पे, क्योंकि नो लोड पे I1 प्राइम नहीं होगा, और लोड लगा दिया तो I1 प्राइम होगा। तो वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने लिखा है यहाँ पर, N1 I1 = N2 I2। बहुत अच्छे समझना, काफी चीजें इसमें थी, कैसे काउंटर बैलेंस। तो ये हमारा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन लोड। चलिए नेक्स्ट एक टॉपिक और उस पर कवर करते बड़ा आना है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर में, ये भी आता है, ठीक। इसी सर्किट से हम ईएमएफ इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, नो लोड वाले से। अब यहाँ पर लोड लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये वाला सर्किट देखो जरा, जब भी ये ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर हमारे सिलेबस में मेंशन है, कई बार हम लोग उसको निकाल भी चुके हैं, 2-3 बार। सीधा सा अगर ये डेरिवेशन आता तो कैसे करता है, लेट यहां पर देखें, सर्किट में फ्लक्स कितना है, वेरिएबल, और वेरिएबल फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब तुम्हें ईएमएफ इक्वेशन निकालनी, E1 और E2, तो सीधा फार्मूला लगाएंगे। अब लिखना है थ्योरी, मेरे नोट्स में देख लेना कैसे लिखना है, क्योंकि 10 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद आपको पता ही है कि फ्लक्स कैसा है, वेरिएबल या एसी, और एसी फ्लक्स को ऐसे लिख देंगे। अब जब ये वेरिएबल फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखना है डेरिवेशन, व्हेन दिस वेरिएबल फ्लक्स सेट अप इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, या लिंक विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, देन flux linkage with the primary and secondary winding is changes. So EMF is induced in primary and secondary winding. कैसे, फार्मूला E1 is equal to minus N1 d phi by dt, सॉल्व कर लेंगे, माइनस N1 d by dt, फाई क्या है, फाई एम साइन ओमेगा टी, सॉल्व करेंगे तो माइनस N1 फाई एम ओमेगा कॉज ओमेगा टी आ जाएगा। इसको ऑल सॉल्व कर लेंगे, N1 फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस फाई, दिस इज E1। इज दैट क्लियर? अब सिमिलरली E2 क्या आ जाएगा, अभी 10 नंबर का डेरिवेशन आता है। E2 क्या लिखोगे, माइनस N2 डी फाई बाई डी टी, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से E2 डायरेक्ट लिख दूं, N2 फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस फाई बाई E1 E2। अब इन दोनों की इक्वेशन को कंपेयर कराएं एसी की इक्वेशन से, तो देखो वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू समथिंग ये, और इक्वेशन किस फॉर्म की होती है एसी की, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। तो जरा देखो, अगर मैं E1 की आरएमएस वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, N1 फाई एम ओमेगा अपॉन रूट, और N2 E2 की आरएमएस वैल्यू N2 फाई एम ओमेगा अपॉन रूट। क्यों, क्योंकि यही तो E मैक्स है,
E1 का ई मैक्स ये E1 मैक्स, यानी कि E1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि जब भी किसी एसी की बात हो रही है तो मैं काफी सिखा चुका हूं कि एसी में जब भी डिस्कस करना है वोल्टेज करंट ए इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी, तो जो भी एसी क्वांटिटी है उसको किस फॉर्म में रखने की कोशिश करो, एम साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का टर्म अलग कर लें, तो अगर साइन ओमेगा टी का अलग कर दिया तो क्या मुझे E1 की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, और अगर E1 की मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल गई तो क्या आरएमएस वैल्यू निकाल सकता हूं, मैक्सिमम अपॉन रूट 2, तो वही मैंने किया। तो E1 आरएमएस, E2 आरएमएस, दीज आर दी ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इनकी वैल्यू तुम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके निकाल लेना, तो E1 की आरएमएस आ जाएगी और E2 की आरएमएस। अब यहां से एक चीज और आ जाएगी, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू, देखो जरा E2 अपॉन E1 करेंगे, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, N2 अपॉन N1, एंड दिस इज नोन एज K, ये याद रखना, कभी भी चेंज नहीं होना, एंड दिस K इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कई बार हम लोग ये इक्वेशन पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं है। देखो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये वैल्यू K की निकालनी है तो या तो N2 अपॉन N1 कर दो या E2 अपॉन E1 कर दो, किसी भी ट्रांसफार्मर। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। तो दीज आर दी ईएमएफ इक्वेशन, तो ईएमएफ इक्वेशन को अच्छे से लिख लेना, ये हमारी ईएमएफ इक्वेशन कभी कभी पूछी जाती है। चलिए अच्छा, अब इसके आगे इसमें एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला जो हम लोग यूज करेंगे, N1I1 इज इक्वल टू N2I2, ठीक है, एक दूसरा फार्मूला ये ट्रांसफार्मर, और एक फार्मूला V1I1 इज इक्वल टू V2I2, ये KVA। ये तीनों फार्मूले में बहुत अच्छे से याद रखने ट्रांसफार्मर के केस में। V1I1 इज इक्वल टू V2I2, अगर ट्रांसफार्मर कैसा है, आइडियल, तो ये इनपुट KVA और ये आउटपुट KVA। हमें इस ट्रांसफार्मर को एक ऐसे तरीके से पढ़ना है कि हम बहुत सारे एजम्पशन भी ले लें और कुछ एजम्पशन हटा देंगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, आपके लिए नहीं, कि मैं बिना कोई कुछ चीज़ों को बताए आगे बढ़ूँ, तो वो चीज़ें थोड़ी सी कठिन थी। जैसे आपके सिलेबस में फेजर डायग्राम नहीं है, तो बिना फेजर डायग्राम के ट्रांसफार्मर का डिटेल डिस्कशन नहीं हो सकता, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि आपका जो टेक्निकल पॉइंट है कहीं पर भी ना छूटे। तो ये दो फार्मूले, ये एक आइडियल केस में इनपुट पावर केवीए में होती है इसकी रेटिंग, क्योंकि पावर फैक्टर कॉन्स्ट वेरिएबल रहता है, तो V1I1 इज इक्वल टू V2I2, इसको अपरेंट पावर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर पर डिस्कशन होगा वो अपरेंट पावर का होगा, V इंटू आई, केवीए या VA में इसकी रेटिंग होगी। तो ईएमएफ इक्वेशन के बाद तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और ये दोनों चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। इधर के लिए थैंक यू।